So let's come to the third lecture of environment part, and the topic is climate mitigation and adaptation. So we have finished ozone hole वगैरह वाला टॉपिक एंड देन इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें हमने COP 28 पढ़ा जो हमारा कहाँ पे हुआ है दुबई यूएई में। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। नाउ लेट्स कम टू क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एंड द फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। अब सबसे पहले कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी कुछ रिफॉर्म्स जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो लॉन्च हुई है 2020, मतलब लॉन्च तो वो बहुत पहले हुई थी, पर 2023 में कुछ रिफॉर्म्स रिकमेंड किए हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में। अब व्हाट इज़ ट्रेडिंग कार्बन मार्केट्स की अगर बात करें, कार्बन मार्केट्स की बात करें तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे डोनर जो है, जहाँ पे मतलब कार्बन क्रेडिट जो है सेल और ख़रीदा जाता है, मतलब बेचा और ख़रीदा जाता है, तो ट्रेडिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे जो भी कंपनीज़ और इंडिविजुअल वो कार्बन मार्केट को यूज़ करके अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कंपनसेट कर सकती हैं, दूसरे का ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन क्रेडिट है उसको परचेस कर कर जो भी एंटिटीज़ ने कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किया हो। फॉर एग्जांपल एमिटर ए है, एमिटर बी है। एमिटर ए ने अगर कुछ एक्सेस ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है, बट एमिटर बी ने जो टारगेट था, ये रेड लाइन इज़ द टारगेट, उससे कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है, तो ये क्या करेंगे, जो एमिटर बी है वो अपना कार्बन क्रेडिट जो है, क्योंकि उन्होंने कम वो किया है, वो सेल कर सकती है एमिटर ए को, एमिटर ए को, और एमिटर ए जो है परचेस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। अब 1 कार्बन क्रेडिट की वैल्यू होती है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस, सिक्वेस्ड और अवॉइडेड। तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ और कोई गैस जो है आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। अब कार्बन ट्रेडिंग की बात करें तो कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, जो कि UNFCCC का एग्रीमेंट है, उसमें साइन किया गया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था कार्बन ट्रेडिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बन मार्केट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की बात करें तो ये सेटअप किया है इन्होंने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट। अब ये पहली बार अनाउंस किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में, फिर अमेंड हुआ बहुत बार। अब की हाइलाइट्स क्या क्या है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के, तो इन्होंने एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप की है जिसको इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड भी बोलते हैं, जिनके पास पावर है और फंक्शंस है कि इंडियन कार्बन मार्केट को ओवरसी कर सकती है और गवर्न कर सकती है। फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और टारगेट सेट करेंगे कि कितना हमको रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कितना क्या इशू करेंगे कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके पास है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वो जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है रजिस्ट्री है ऑफ ICM। अब क्या क्या रिफॉर्म्स अभी किए गए हैं, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है अब वो जो है स्टैंडर्ड और रजिस्टर भी करेगी प्रोजेक्ट अंडर द ऑफसेट मैकेनिज्म। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करेगी, वो वैलिडेट करेगी कार्बन क्रेडिट्स को, ठीक है। अब जितने भी नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ वो होते हैं जो कार्बन क्रेडिट्स वॉलंटरी खरीदते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि वो खरीदें। तो नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं वो भी अपने आप को डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर करवाएंगे और कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करेंगी। सो दीज आर द रिफॉर्म्स डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट कम टू नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। तो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री किसने लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सिंपल मतलब होता है कि बहुत पब्लिक को ईजिली अवेलेबल है, जो कंट्रीज़ को अलाउ करती है कि आप एक नेशनल डेटा अपना खुद का बनाइए और ट्रेडिंग जो भी आप कार्बन क्रेडिट में कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा बनाइए। अब ये एग्रीगेट किया गया है एज अ डिजिटल पब्लिक गुड और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद नेशनल मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। अब नेशनल कार्बन रजिस्ट्री कहीं ना कहीं कार्बन मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। आर्टिकल 6 जो है हमारे पेरिस एग्रीमेंट का, वो कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, जितने भी एमिशन रिडक्शन टारगेट है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, उनको अचीव करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं मिशन लाइफ। तो अभी हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव NDC टारगेट। तो क्वालिटेटिव में हमने पढ़ा था NDC टारगेट में कि सिर्फ 2015 के जो NDC टारगेट थे उससे कुछ चेंज करके अभी 2022 में जो लाया गया, दैट इज़ लाइफ जोड़ा गया
ठीक है। तो मेरी लाइफ ऐप जो है अभी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने। अब मेरी लाइफ ऐप क्या है, इसका एम क्या है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़। और ये पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं इन अ सीरीज ऑफ लाइफ रिलेटेड टास्क अंडर 5 थीम्स। पहला थीम क्या है, सेव एनर्जी, दूसरा सेव वाटर, तीसरा रिड्यूस सिंगल यूज़ प्लास्टिक, फोर्थ अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आते हैं मिशन लाइफ की बात करें तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये एक इंडियन लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है जहाँ पे इंडिविजुअल कम्युनिटी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए एक्शन लेंगी। ये लॉन्च किया गया था, इंडिया ने लॉन्च किया था एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC का COP26 में, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इसकी नोडल एजेंसी है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्वियसली मेजरेबल इम्पैक्ट जो है वो बढ़ाना, 1 बिलियन इंडियंस को मोबिलाइज करना और सिटीजन्स को कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें 2022 से 2027 तक। विद इन इंडिया बात करें तो एटलीस्ट 80% जितने भी विलेजेस है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए बाय 2028। और इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को नच करना कि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, और जो भी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे उनको बोलेंगे प्रो प्लानेट पीपल, ठीक है, क्योंकि वो प्लानेट को अडॉप्ट करके चल रहे हैं। अब कुछ 7 थीम्स हैं लाइफ के जो कि हमने पहले भी पढ़ा, सेव एनर्जी, सेव वाटर, नो सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रिड्यूस ई वेस्ट। अब इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बात करें तो कोऑर्डिनेटेड और कंसर्न एक्शन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज लेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव और नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाएंगे 75 लाइफ एक्शंस की जो कि इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशन ले सके। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करेंगे और क्रिएट करेंगे लाइफ डैशबोर्ड, ठीक है। अब लाइफ एक्नॉलेजेस बाय वेरियस इंटरनेशनल फोरास, तो IPCC क्लाइमेट चेंज 2022, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप 3 रिपोर्ट, covered decisions of Sharm el Sheikh implementation, G7 communique adopted in Sapporo, Japan, Shanghai Cooperation Organization, G20 leader declaration, and 19th G20 Parliamentary Sneaker Summit and Parliamentary Forum 2023. So this is all about the mission life. Next come to environmental information awareness capacity building and livelihood program. तो ये अभी प्रोग्राम सेंटर जो है वो रायपुर में खुला है, क्रिएट किया गया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा लाइफ में, दैट इज़ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और जहाँ पे वो 12.38 लाख पीपल जो है प्लेज करेंगे कि वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट जो है फंड कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे वो जितने भी फेसेट्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसमें कोऑपरेट करेंगे। अब वन ऑफ द 3 सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स हैं अंडर एनवायरनमेंट एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। अदर 2 है एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम एंड एनवायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इन्होंने क्या किया है, जो EIACP है उन्होंने एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिप्लेस किया है। अब ये स्कीम को सब्ज्यूम्ड कर दिया गया अंडर EEARSD। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर का सिंपल मतलब है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है, जितने भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सबको रिपेयर कराना। ये नहीं कि नया खरीद लेना, रिपेयर करा के उसको दोबारा यूज़ करना, दैट इज़ राइट टू रिपेयर। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंडर द ERSO। ERSO का सिंपल मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। अब ये इनिशिएटिव है कि इंडिया को रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना, कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर वो ख़राब हो गई हैं तो इंडिया में लाया जाए और इंडिया में उसको रिपेयर किया जाए, तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इंडिया जो है पैसा भी कमा जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो ERCO में सिंपल मतलब कि जितने भी डिफेक्टिव और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो इंडिया सेंड किया जाए और इंडियंस जो है उसको रिपेयर करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे और रिफर्विश करेंगे और उसके बाद आपको दोबारा देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। अब राइट टू रिपेयर की बात करें तो राइट टू रिपेयर एक नोशन है जो कंज्यूमर्स को बोलता है कि आपके पास राइट है कि आप लॉफुली कोई भी चीज़ परचेस किए हो प्रोडक्ट को, तो वो डायरेक्ट
डायरेक्टली आप रिपेयर करा सकते हैं, या फिर आप अपने कोई भी रिपेयर सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी खुद की चॉइस की। अब इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं रिलेटेड टू दिस, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमिटी सेटअप की फॉर द राइट टू रिपेयर, जहाँ पे उन्होंने लाइफ को एम्फोसाइज किया। अब की सेक्टर्स इसमें है फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टेबलेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने भी अनवील किया राइट टू रिपेयर पोर्टल, और इस पोर्टल में मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं वो अपना मैनुअल जो है प्रोडक्ट का उसको शेयर करेंगे कंज्यूमर्स के साथ कि वो ईजिली रिपेयर कर सकें, या खुद से या फिर थर्ड पार्टी से रिपेयर करवा सकें, या फिर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को भेज के रिपेयर कर सकें। इनिशियली मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो थे इसमें कवर थे। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने राइट टू रिपेयर के लिए लिए। नेक्स्ट आते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये यूरोपियन यूनियन का एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है कार्बन जो भी रिलीज़ करते हैं उनके लिए। तो इंडिया ने अभी बोला है कि वो ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज करेंगे जो इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करेंगी रिलेटेड कि वो डील कर पाए यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। जितना भी आप कार्बन एमिट कर रहे हो, जितना भी कार्बन आपका एमिट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल जितनी भी कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, गुड्स हैं, जब भी आप उनको प्रोड्यूस करते हो तो उससे क्या होता है, कार्बन एमिट होता है, और दैट आर एंटरिंग, जो भी यूरोपियन यूनियन में एंटर कर रहे हैं तो उनको अडॉप्ट करना है टू एनकरेज क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन नॉन ईयू कंट्रीज। ठीक है, तो जितनी भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होना चाहिए। अब अंडर दिस अगर बात करें तो इम्पोर्टर्स को क्या परचेस करना पड़ेगा, कार्बन सर्टिफिकेट परचेस करना पड़ेगा, जो कि इक्वल है यूरोपियन यूनियन कार्बन प्राइसिंग रूल से। अब यूरोपियन यूनियन अगर इम्पोर्टर्स हैं तो वो CBAM जो है लाइबिलिटी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर नॉन यूरोपियन कंट्रीज, अगर नॉन EU प्रोड्यूसर कंट्रीज ने ऑलरेडी एमिशंस फीस पे कर दी है अपने खुद के कंट्रीज में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कार्बन बॉर्डर, सप्लायर जो है वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, और बायर और सप्लायर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सप्लाई कर रहा है नॉन यूरोपियन कंट्रीज बायर को कोई चीज़, तो यहाँ पे CBM सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए बायर को। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ से जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का ही है मेंबर, वो अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बायर को ही सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे CBAM जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो CBAM ऑथराइजेशन, एनुअल CBM डिक्लेरेशन। अब गुड्स जो भी यूरोपियन यूनियन का सप्लायर है और यूरोपियन यूनियन का ही बायर खरीद रहा है तो वहाँ पे CBAM सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरी है। बट अगर नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ है और बायर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का, अगर वहाँ पे वो ख़रीद रहे हैं हमारा कार्बन क्रेडिट या कार्बन वो, तो वहाँ पे CBM सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और ये रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर 2023 में और ऑपरेशनल होगा 1 जनवरी 2026 से। ये डिज़ाइन किया गया है कि वो WTO रूल्स को फॉलो करें। ये एक नॉन टैरिफ टाइप का बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब जिसमें टैक्स नहीं लगता बट आपको बहुत सारी चीज़ें अलग दी जाती हैं जिसके कारण आप रिड्यूस कर सकते हो। गुड्स जो CBAM के अंदर कवर्ड है, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, और ये अडॉप्ट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन फिट्स फॉर 55 पैकेज। अब यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 पैकेज क्या है, इसमें यही है कि जो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको एटलीस्ट 55% रिड्यूस करना है बाय 2030 फ्रॉम 1990 लेवल, और अचीव करना है नेट जीरो न्यूट्रलिटी बाय 2050। अदर कार्बन मार्केट रिफॉर्म्स जो अडॉप्ट किए हैं यूरोपियन यूनियन ने, तो सोशल क्लाइमेट फंड अडॉप्ट किया है जहाँ पे वो पीपल जो है यूरोप के उनको सपोर्ट करेंगे विद कॉस्ट। फिर रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यूरोपियन यूनियन इंडस्ट्रीज़ और जितनी भी एनर्जी कंपनीज़ हैं उनको एमिशंस कट डाउन करने हैं बाय 62% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल और कंपेयर टू प्रीवियस टारगेट ऑफ 43%। सो दीज आर द यूरोपियन यूनियन के जो भी रूल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी इसको अनवील किया है ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, और इस प्रपोजल में बोला गया है कि एक हमको सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे
फंड्स को एक्सेस करने के लिए, स्किल्स को एनहांस करने के लिए, जितने भी यूरोपियन यूनियन के ट्रेड नेटवर्क हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। की फीचर्स यही कि नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट को फॉर्मुलेट करना है, जहाँ पे इंडस्ट्री को बोलना है कि आप परमिट इशू करिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। और एम इनका ये है कि नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एकेडमीज़ खोलनी है, जहाँ पे हम एमिशंस जो है वहाँ पे ज़ीरो रहें, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ खोलनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। नेक्स्ट आते हैं डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गैबॉन जो है एक अफ्रीका की कंट्री है, उन्होंने अभी अनाउंस किया है अफ्रीका का लार्जेस्ट डेट फॉर नेचर स्वैप वैल्यूड एट $500 मिलियन। अब व्हाट इज़ डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप? ये एक टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट स्वैप, डेट मतलब लोन आप किसी से लेते हो तो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डेट। अ टाइप ऑफ डेट स्वैप जहाँ पे डेटर नेशन, जहाँ पे डेटर मतलब जो डेट ले रहा है, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग डेटर नेशन जो है वो एक्सटर्नल जो हमारे एक्सटर्नल करेंसीज होती हैं, फॉरेन करेंसीज होती हैं, जितना भी डेट वो रीपे कर रहे हैं वो दूसरे के करेंसी में ना पे करके अपनी खुद की लोकल करेंसी में पे कर सकते हैं फॉर फाइनेंस द प्रोजेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। ये पहली बार 1980 में यूज़ हुआ लैटिन अमेरिका में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फर्स्ट डेट स्वैप था जो कि इक्वेडोर ने साइन किया था 2023 में। इंडिया जो है किसी डेट स्वैप में इन्वॉल्व नहीं है, तो याद रखिएगा इंडिया इज़ नॉट इन्वॉल्व। अदर कंट्रीज़ जो स्वैप्स में इन्वॉल्व है ब्राज़ील, मेडागास्कर, फिलीपींस एटसेट्रा। अब डेट स्वैप किस तरीका, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड सोवरेन डेट। अगर क्रेडिटर और डेटर सेम नेशन के हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन डेट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर नेशनल पार्शली फॉरगिव सोवरेन डेट, तो ये हो गया हमारा घर का। अगर अलग अलग कंट्रीज़ के तो डेटर नेशंस अगर कहीं और का है जो डेट ले रहा है दे रहा है, एस्क्रो और ट्रांसपेरेंट फंड वो क्या करेगा, तो डेट सर्विस पेमेंट को ट्रांसफ़र करेगा एस्क्रो और ट्रांसफ़र फंड। फिर ट्रांसफरेंट फंड जो है वो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए जाएगा, तो जितने भी प्रोसीड्स आएंगे वो सब हमारे क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस फ्रॉम द शिप्स। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अभी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि उनको जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं हम शिप्स से हमारे, उनको रिड्यूस करना है। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी किसने अडॉप्ट की है? मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी ने, जो कि इंपॉर्टेंट कमिटी है आईएमओ की, उन्होंने अडॉप्ट की है। अब ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट होता है शिपिंग इंडस्ट्री के द्वारा, तो 2.89% जो होता है एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो हमारा शिप्स के द्वारा होता है। और उसमें जो हमारे गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, तो दीज आर द गैसेस जो हमारी शिप से रिलीज होती हैं। अब व्हाट आर द की प्रोविजन ऑफ द स्ट्रेटजी? तो सबसे पहले CO2 एमिशन हमको रिड्यूस करना है एटलीस्ट 40% बाई 2030। नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है 2050 तक हमको अचीव करना है। टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट करनी है जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करे, और पीरियोडिक रिव्यू करना है, मतलब 5 साल में रिव्यू करना है हर बार, और पहला रिव्यू 2028 में होगा। ओके, अब व्हाट आर द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एमिशंस? तो क्लोज्ड लूप स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं, और स्लो स्टीमिंग यूज़ कर सकते हैं हमारे एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं अदर एफर्ट्स जो हमारे एमिशंस जो है रिड्यूस करने के लिए शिप से लिए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस लॉन्च किए हैं। फिर इंडिया जो है पहली कंट्री है जो सेलेक्ट हुई है अंडर IMO's ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। मैरीटाइम विजन 2030 जो कि सस्टेनेबल मरीन इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं। सर्टन पोर्ट्स जो हैं उनको हाइड्रोजन हब की तरह डेवलप किया जाएगा, जो कि हाइड्रोजन जो है क्लीनर फ्यूल माना जाता है। सेंटर ने सेटअप किया है 2030 एज टारगेट फॉर इंडिया टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये इंडिया के प्रोग्राम्स हो गए। ग्लोबल लेवल पे क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं? तो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, जिसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट राउंड टेबल इनिशिएटिव। फिर ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंटर्स नेटवर्क, यूरोपियन यूनियन और IMO का है। IMO केयर्स लॉन्च हुआ है। फिर इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर और पोलर कोड, ये एक इंटरनेशनल रजीम है जो कि IMO ने अडॉप्ट किया है 2014 में। सो दीज आर द ग्लोबल लेवल थिंग्स जो हमारे शिप से जितने भी एमिशंस होते हैं उनके लिए लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। तो IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने मिल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है
की वो क्लाइमेट रिसर्च करेंगे ड्यूरिंग अ वर्कशॉप ऑन NFCS इन इंडिया। अब व्हाट इज़ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज? ये इंडिया ने प्रपोज किया है अंडर द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ये 2009 से चल रहा है, सिंस स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जर्मनी, UK ने लॉन्च किया था NFCS। अब इसमें क्या करना है, जितने भी क्लाइमेट मॉनिटरिंग प्रेडिक्शन सर्विसेज हैं उन सब का प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी, डिलीवरी और डेटाबेस एप्लीकेशन, सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करना है। और नोडल एजेंसी इसकी IMD है। अब व्हाट आर द क्लाइमेट सर्विसेज जो हमारे इसके अंदर आती, तो एनर्जी, हेल्थ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर एंड अदर्स। ओके, अब ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज क्या है? ये वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2009 में, तब लाया गया था। और लॉन्च किसने किया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ये गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है और ऑर्गेनाइजेशन की, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी को हमको अचीव करना है, तो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़। तो पहला है इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0। ये नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया है। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम डेटा हमको प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक डेटाबेस। गवर्नमेंट का जितना डेटाबेस है उसको पब्लिकली अवेलेबल कराएंगे, और ये हमको हेल्प करेंगे कि हम एड्रेस कर सके अपना एनर्जी ट्रांजिशन। दूसरा है UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियन। ये वर्क जो भी गवर्नमेंट है हमारे, जो भी कोलैबोरेटिव एक्शंस ले रहे हैं रिलेटेड टू, जो भी कोलैबोरेटिव एक्शंस हमारी सिटीज़, बिजनेस, इन्वेस्टर्स ले रहे हैं रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, उसके लिए ये आया है। और HEMS रजन अल मुबारक और HEMS मिस निगर अरपादरी, ये एक UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल कमीशन जो है COP28 और COP29 में आएंगे। फिर आते हैं एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। तो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी जो है 2021 में इस्टेब्लिश की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और यही है कि जितना भी ऑयल और नेचुरल गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से हम ले रहे हैं, उसको एनर्जी को ट्रांजिशन करना कि हम क्लीनर फ्यूल यूज़ कर सकें। अब ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया ऑयल एंड गैस सेक्टर रिपोर्ट जो है द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने रिलीज़ की है, और ऑब्वियसली क्लीन एनर्जी फ्यूल की तरफ हमको फोकस करना है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस। एज पर द रीसेंट स्टडी की बात करें तो ओशियन जो है वो प्लैनेट्स को कूल करता है। आपको पता है कैसे? कुछ शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस को रिलीज़ करके बाय 8 to 10% कंट्रीब्यूट करते हैं कूलिंग में। अब शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस होते क्या हैं? जिनका लाइफ टाइम 6 मंथ से कम हो उनको शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस बोलते हैं, और वो हैलोजेंस कंटेन करें जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनका सोर्स क्या है शॉर्ट लिव्ड हैलोजन का? कहाँ से आते हैं? तो मरीन फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी, अबायोटिक सोर्सेज फ्रॉम द ओशन एंड ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री। इम्पैक्ट क्या है कि ये वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं और ओजोन को डिप्लेट करते हैं, बिकॉज क्लोरीन एटम जो है यहाँ से ब्रोमीन एटम, क्लोरीन एटम जो है, जो कि हमारे ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस है, उनको रिलीज करते हैं। अब आपको ओजोन होल में हमने पढ़ाया था कि क्लोरीन जो है हमारे ओजोन को बहुत डिस्टर्ब करता है। दूसरी चीज़ इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस है वो मीथेन को जो है वो भी रिलीज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ओशंस जो है हमारे मीथेन को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइफ टाइम में मीथेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं लेवल ऑफ वाटर वेपर। तो दीज आर शॉर्ट लिव्ड हैलोजन। नेक्स्ट आते हैं डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन का सिंपल मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना या रिड्यूस करना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है टुवर्ड्स डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023, अ स्टॉकटेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन G20 रिपोर्ट। एज पर रिपोर्ट अगर बात करें तो इंडिया का टोटल CO2 एमिशंस जो है वो 330% हो गया है बिटवीन 1990 to 2019 में। अब G20 जो है, G20 कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मोर देन 80% ऑफ द करेंट ग्लोबल CO2 एमिशंस के लिए G20 कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एमिशन। नेक्स्ट आते हैं कपल मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6 एक्सपेरिमेंट। तो कपल मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का, जो कि स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन जो है यूनेस्को की, उन्होंने वो किया था। अब ये स्टडी की गई थी कि वो क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ये सपोर्ट करेंगे। अब अभी ये न्यूज़ में इसलिए कि साइंटिस्ट ने अर्थ सिस्टम मॉडल यूज़ किया है और हाई रिजोल्यूशन
कैमराज और वो किए हैं फ्रॉम कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6 एक्सपेरिमेंट। अब अर्थ सिस्टम मॉडल्स का सिंपल मतलब कि जितने भी एनवायरमेंट के वेरिएबल्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है। एनवायरमेंट के वेरिएबल्स कौन कौन से? एटमॉस्फेयर, लैंड, आइस, ओशन, बायोस्फीयर, तो अपने प्लानट को समझना। अब अदर क्लाइमेट प्रोग्राम्स जो हमारे डीएसटी के अंदर लॉन्च किए गए हैं, तो कोऑर्डिनेट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, पार्ट ऑफ 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब नेशनल एक्शन प्लान जो है वो नेशनल स्ट्रेटजी है जो हमारे क्लाइमेट चेंज की चीज़ों के लिए, क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए अडाप्ट करेंगे और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएंगे। अदर 6 मिशंस जो हैं वो एग्रीकल्चर, ग्रीन इनिशिएटिव, सस्टेनेबल हैबिटेट, सोलर, वाटर, एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब से रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6 एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं मिथाइलो 2V माइक्रोबियम ब्यूरेटिनीज 5GB1C। तो ये जो है ये एक मीथेनोट्रॉफ बैक्टीरियल स्ट्रेन है। ये मीथेन को, जितनी भी मीथेन एमिटिंग बॉडीज़ हैं उनसे मीथेन को रिमूव करने के लिए जो है ये लाया गया है। ये एक बैक्टीरिया है जो बायोमास को प्रोड्यूस करेगा आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन और जो कि यूज़ किया जाएगा टू फीड इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आते हैं फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम। तो अभी WHO ने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है। इनका एम यही है कि हमको हेल्थ सिस्टम डेवलप करना है, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम डेवलप करना है और उसी के साथ साथ हमको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टू इम्प्लीमेंट अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट हेल्थ गोल्स। अब अटैच जो है ये WHO का इनिशिएटिव है जो कि इनफॉर्मल वॉलंटरी नेटवर्क है जहाँ पे हमको COP26 के जितने भी गोल्स हैं उनको हमको फुलफिल करना है। फिर आते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप एक फाइनेंसिव मैकेनिज्म है जहाँ पे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे कि आप जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है एनर्जी सिस्टम उससे ट्रांजिशन होकर नॉन फॉसिली फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की तरफ अब जाएं। अब न्यू 2.5 बिलियन यूरो जो है जेट पी डील के अंदर अनाउंस किया गया है फॉर सेनेगल टू इंक्रीज रिन्यूएबल शेयर इन द एनर्जी मिक्स। अब ये लॉन्च कब हुआ था? COP26 ग्लासगो के टाइम पे लॉन्च हुआ था और सेनेगल जो है 4th कंट्री बनी आफ्टर साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, जिन्होंने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप साइन किया है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, याद करिएगा। और डोनर पूल जो कंट्रीज है जो पैसा प्रोवाइड करते हैं वो जापान, USA, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन और UK। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। तो ग्लोबल लैंडस्केप फॉर क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट अभी क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने लॉन्च किया है। ये एक एडवाइजरी और एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी फाइनेंस और पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंस और पॉलिसी से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ आती हैं उनको एनालाइज करने के लिए। ये गवर्नमेंट, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ वाइल एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। और इसके 6 ऑफिसेस हैं वर्ल्ड में, एक ब्राज़ील में, एक इंडिया में, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है जो कि ग्लोबल एनवायरमेंट से रिलेटेड एजेंडा को सेटअप करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क को बढ़ाती है, प्रोग्राम को बढ़ाती है। ये स्टैब्लिश हुई थी 1972 में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट के बाद। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। 193 मेंबर्स है इसमें और इंक्लूडिंग इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर। और ये जितने भी वर्क और प्रोजेक्ट हैं, बजट है, उन सबको अप्रूव करती है रिलेटेड टू एनवायरमेंट। फंडिंग की बात करें तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया जाता है। 95% ऑफ द फंडिंग जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आती है। और एनवायरमेंट फंड जो है इनका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर फंड है। अब वो सेक्रेटेरिएट कौन कौन से उसका होस्ट करते हैं तो इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जॉइंटली होस्टेड बाय UNEP एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर कॉमन कार्बन मेट्रिक जो है वो भी कौन सपोर्ट करते हैं UNEP, जहाँ पे वो कार्बन फुटप्रिंट को एड्रेस करेंगे बाय बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। अब व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी UNEP के अंदर आती है, एग्रीमेंट्स जो आते हैं। पहला है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो साइट्स 1973 का है जो कि हमारे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने
करने के लिए बनाया गया है, तो वो जो है कन्वेंशन यूएनईपी के अंदर आता है। सेकेंड, बॉर्न कन्वेंशन, जो कि मैरीटाइम, जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ है, सिर्फ एक ही कन्वेंशन है जो बर्ड स्पीशीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ बॉर्न कन्वेंशन, तो 1979 का, ये भी यूएनईपी के अंदर आता है। वेना कन्वेंशन हमने पढ़ा, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, उसके 1985, ये भी हमारी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी हजार्डियस वेस्ट जो हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसको जो है उसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया, दैट इज बेसल कन्वेंशन 1989, ये भी यूएनईपी के अंदर आता है। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी 1992, ये भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। फिर रोटरडम कन्वेंशन जो है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट से है कि जितने भी केमिकल और पेस्टिसाइड्स हजार्डियस वेस्ट आप अपने कंट्री में ला रहे हो किसी दूसरे कंट्री से, तो जो कंट्री भेज रही है उसको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट देना पड़ेगा, तब जाके जो है आप भेज पाओगे, 1998 का। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए 2001 में, और मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी के 2013 में लॉन्च हुआ, ये भी यूएनईपी के अंदर आता है। सो दीज आर द कन्वेंशंस कम्स अंडर यूएनईपी, और कुछ कन्वेंशन हम पढ़ेंगे जब हम बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कुछ कन्वेंशंस हम एयर पॉल्यूशन वाले में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन वाले। सो दीज आर द कन्वेंशन अंडर यूएनईपी। अब नाउ कम्स टू व्हाट आर द रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय यूएनईपी। तो फर्स्ट इज एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। एडेप्टेशन गैप का सिंपल मतलब है कि जितना हमने टारगेट एडेप्टेशन का सेटअप किया और जितना हम मीटअप कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज एडेप्टेशन गैप। अब एडेप्टेशन फाइनेंस की बात करें तो एडेप्टेशन फाइनेंस की हमको 10 से 18 टाइम्स ज़्यादा ज़रूरी है करंट पब्लिक फ्लोज से। एडेप्टेशन फाइनेंस गैप जो है एक्सपैंड हो रहा है, और एक्शन प्लान लॉस और डैमेज के लिए जो भी ले रहे हैं ओवरलुक्ड नॉन इकोनॉमिक लॉसेज लाइक कल्चरल हेरिटेज और इंडिजीनियस नॉलेज। दूसरी है एमिशन गैप रिपोर्ट, ये भी हमारी यूएनईपी रिलीज़ करती है, एंड ये जितना भी हमारा एमिशन टारगेट है और जितना हम कर पा रहे हैं एमिशन, उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस जो है इंक्रीज़ हो गया है बाई 1.2% बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबस्शन एंड ऑल। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड हिस्टोरिकल एमिशन हाई है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है एस्टिमेट किया गया है कि 3 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट अगर हमारी करंट पॉलिसीज चलती रही। अदर रिपोर्ट्स की बात करें तो अदर रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं यूएनईपी की। पहली है टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग मटीरियल्स एंड द क्लाइमेट, कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्यूचर, व्हाट्स कुकिंग यूएनईपी सोशल स्पेशल एडिशन फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2023, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, वेस्ट वाटर, टर्निंग प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, ये एक रिपोर्ट है। फिर ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एंड ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, इट इज अ रिपोर्ट ऑफ यूएनईपी। तो दीज 2 रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एमिशन गैप रिपोर्ट एंड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करती है, ओशंस के बारे में बात करती है, क्लाइमेट के बारे में बात करती है। स्टेब्लिश हुई थी 1950 में, और इन्होंने इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके मेंबर 193 यूएन मेंबर्स हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है। अब व्हाट आर द रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय डब्ल्यूएमओ। तो द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, याद कर लीजिएगा, डब्ल्यूएमओ रिलीज करती है। अब इनके रिपोर्ट्स के हाईलाइट्स ये हैं कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2022 में 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव है। ईयर 2015 से 2022 जो है 8th वार्मेस्ट ईयर है ऑन द रिकॉर्ड। अब कंसंट्रेशन ऑफ 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और 58% ऑफ द ओशन सरफेस जो है एटलीस्ट 1 टाइम मरीन हीट वेव्स जो है फेस करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ग्लोबल एवरेज CO2 कंसंट्रेशन 2022 में जो है 150% इंक्रीज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है 264% एंड 124% से। और रेडिएटिव फोर्सिंग जो है लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस के कारण 49% इंक्रीज हुआ है। अब व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग सिंपल मतलब है जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कन्वर्ट कर रहे हो पर यूनिट एरिया जो ऐड और रिमूव हो रही है क्लाइमेट सिस्टम से, तो दैट इज कॉल्ड रेडिएटिव फोर्सिंग। नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो ये भी हमारी WMO रिलीज़ करती है। इसमें इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स हैं कि 50% जो ग्लोबल कैचमेंट और रिजर्वायर्स है वो डेविएशन शो कर रहे हैं देन यूजुअल। एनॉमलीज है हमारी सोशल मॉइस्चर,
एस्पिरेशन है. अब व्हाट इज एनोमलीज, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और जो आपका है, दैट इज कॉल्ड एनोमलीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. एशियन वाटर टॉवर की अगर बात करें तो एशियन वाटर टॉवर सिंपल मतलब है जो हमारा थर्ड पोल है. थर्ड पोल मतलब एशियन वाटर टॉवर मतलब हिमालय जहाँ जहाँ पे बर्फ जमी है तो उसको हम थर्ड पोल, एक पोल हमारा नॉर्थ हो गया, एक पोल हमारा साउथ हो गया, थर्ड पोल हमारे हिमालयस वाले सिस्टम को बोला गया है. तो एशियन वाटर टॉवर में कौन कौन से आते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालयस, कराकोरम, हिंदू कुश, पामीर, टिन शान माउंटेन्स कॉल्ड एज थर्ड पोल. ओके, तो बोला गया है कि एशियन वाटर टॉवर जो है वो डिक्रीज हुआ है 4.3% से. अब व्हाट आर द अदर रिपोर्ट्स जो हमारी WMO रिलीज़ करती है, तो ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 2020 रिपोर्ट ये रिलीज़ करती है. फिर स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 and 2027. So these are the reports released by the WMO. So this is the end of first topic. I will start pollution tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Okay, thank you.